देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक में एंट्री करने से पहले आइए जो बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। एक टर्म होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, हिंदी में एकदम याद रखना है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगे, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगे, जितना समय लगे, मतलब समय कुछ भी लगे लेकिन चक्कर कितना हो जाना चाहिए, एक। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो जाता है फ्रीक्वेंसी जिसको इंडिकेट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना चक्कर लग जाए, एक सेकंड में जितना चक्कर लग जाए। तो ध्यान देना, टाइम पीरियड को मतलब है एक चक्कर से और फ्रीक्वेंसी को मतलब है यूनिट टाइम से, एक सेकंड से, चाहे एक मिनट चाहे एक घंटा। एसआई सिस्टम एक सेकंड बोल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम आपसे कहा कि एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से और यहां पर पहुंचा पॉइंट बी पर। यहां पर जब चलना स्टार्ट हुआ तो टाइम बीता था 0, स्टार्टिंग हुआ था 0 टाइम और यहां पर पहुंचा ये 1 सेकंड में। आपको हम इतना जानकारी दे दिया, ए से लेके बी तक जाने में 1 सेकंड लगाए। और मेरा पहला सवाल, टाइम पीरियड कितना होगा? तो कोई फॉर्मूला मत सोचो, तुम ये सोचो टाइम पीरियड को मतलब किससे है, एक चक्कर से। सोचो ना, एक चक्कर में कितना समय लग जाएगा। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि 1 सेकंड में यहां पहुंचा, 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 3 सेकंड में यहां पहुंचेगा और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा। मतलब आपसे हम बोलें कि टाइम पीरियड कितना होगा तो आंसर क्या होगा, 4 सेकंड होगा। वेरी सिंपल, 4 सेकंड। अगर आपसे हम यही बोले फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी को मतलब है 1 सेकंड में जितना चक्कर। तो आप देख के बताओ 1 सेकंड कहां बीता, तो यहीं तो बीता है सर। 1 सेकंड में कितना चक्कर, तो 1/4, 1/4 है। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 1/4। रेवोल्यूशन कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। 1/4 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में। तो आप एक चीज नोटिस करो, टाइम पीरियड आया है 4/1, नीचे में 1 छिपा हुआ है। नीचे में जब कुछ नहीं लिखा होता है तो नीचे में 1 छिपा होता है। तो टाइम पीरियड आया है 4/1 और फ्रीक्वेंसी आ गया इसका उल्टा, रेसिप्रोकल 1/4। इससे क्लियर होता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मैं प्रूफ करके समझाया कि टाइम पीरियड अगर पता हो और उसको उलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, या अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो और उसको उलट देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब एकदम बेसिक है जो आपको पहले कई बार पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में काम है तो जिन भी चीजों का काम है एक बार इसको क्विकली हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मान लो अगर ऐसा दिया है कहानी कि स्टार्ट हुआ और ये 1 चक्कर और फिर ये 2 चक्कर, और ऐसा होने में हम जब घड़ी देखा तो देखा कि मान लो कि 1 सेकंड बीता है। अब आपसे हम पूछे कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड को मतलब है 1 चक्कर से,
तो तुम सोचो ये 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया। तो 1 सेकंड में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा दिया। अब तुम अपने आप से सवाल करो, 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा दिया, या ये बोलो कि 2 चक्कर में 1 सेकंड लगा। तो 2 चक्कर में 1 सेकंड लगा, तो 1 चक्कर में कितना सेकंड लगेगा? आधा सेकंड लगेगा, 0.5। आस्क योर सेल्फ, मेरे जवाब का इंतजार मत करना, सोचना, तुम खुद सोचना। क्या सोचे? सोचने के लिए बोला मैंने साफ साफ लिख दिया यहां पे 1 चक्कर में जितना समय लगे। तो यहां मैंने बोल दिया कि 2 चक्कर लगाया 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर में कितना सेकंड लगेगा? आधा सेकंड लगेगा। और फ्रीक्वेंसी जैसा कि बोला कि इसका रेसिप्रोकल होगा, ये 1/2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2/1 होना चाहिए। चेक भी कर सकते हो। बोलेंगे यस सर, फ्रीक्वेंसी को मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर लगे, तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस है 2 होना चाहिए। अगेन वही बात, रेसिप्रोकल होगी। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज भी होता है, हर्ट्ज। रेवोल्यूशन पर सेकंड बोलो चाहे HZ, हर्ट्ज बोलो। तो चलो हम लोग रिकॉल कर लिया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लास वैसे भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। और डिटेलिंग चाहिए तो वो 30-35 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा है, ए पार्टिकल मेक्स 33.5 revolutions in 4.5 seconds. Find time period and frequency. Time period and frequency. तो देखो वेरी सिंपल है। पहले तो आपको इसको पॉज करके खुद से बनाना चाहिए, बनाने के बाद चेक करो कैसे बनेगा। जो लिखा हुआ उसको उतार देंगे। 33.5 रेवोल्यूशन लगाया 4.5 सेकंड में, तो यहां पे लिख देंगे 33.5, कुछ भी वैल्यू लिखा रहा है, रिवॉल्यूशन इन 4.5 सेकंड। अब बताओ टाइम पीरियड के लिए इतना रिवॉल्यूशन होना चाहिए कि 1 रिवॉल्यूशन होना चाहिए? ऑब्वियस है 1 रिवॉल्यूशन होना चाहिए। ये तो इतना रिवॉल्यूशन आया, तो अपने आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने से। अब क्या करो, 1 और रिवॉल्यूशन को छोड़ दो, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन इन। अब ये मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाता है, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। तो 1 रिवॉल्यूशन इन 4.5 बाई 33.5 सेकेंड। एंड ऑब्वियसली आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 रिवॉल्यूशन में इतना टाइम, तो यही तो टाइम पीरियड हो गया। इसके लिए आपको फिजिक्स थोड़ी लगाना है, आपको हिंदी में याद रखना है कि टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 4.5 बाई 33.5। डेसिमल डेसिमल कटता जाएगा, अपना अपना सॉल्व करते रहना, मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दें तो इसको उलट दो, इसको उलट दो, 335 बाई 45, क्योंकि डेसिमल डेसिमल तो कट ही जाएगा, फिर 5 से काटते रहो अपना, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये आपके सोचने का तरीका ये भी हो सकता था। सेकंड तरीका ये भी हो सकता है, आप ये सोचो इन 4.5 सेकेंड बॉडी मेक्स या पार्टिकल मेक्स, 4.5 सेकेंड में पार्टिकल कितना चक्कर लगाया है? 33.5 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन को उतार दिया है, कुछ अपने तरफ से नहीं डाला है। इतना सेकेंड में बॉडी इतना चक्कर लगाया है, तो फ्रीक्वेंसी को किससे मतलब है? इतना सेकंड से कि 1 सेकंड से?
सेकंड से, ऑब्वियस है, तो अपने मन से यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 सेकंड को यहां छोड़ दो, तो बताओ क्या लिखेंगे? इन 1 सेकंड, 1 और सेकंड को छोड़ दिया, और जो मल्टीप्लाई वाला है ये डिवाइड में चल जाएगा। तो इन 1 सेकंड बॉडी मेक्स 33.5 बाई 4.5 रिवॉल्यूशंस। और आप जानते हो कि 1 सेकंड में बॉडी जितना रिवॉल्यूशन लगाता है इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग, 33.5 बाई 4.5 मतलब 335/45। आप देखो मिला करके आपको यही वाला आ गया तुम्हारा 335/45, बिल्कुल आना चाहिए। अब आप सोच सकते हो, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो यहां पे हम 33.5 के जगह पे अगर लिख दें 17.19 चक्कर और यहां पर लिख दें 6/11 सेकंड, तो बताओ आप बना सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या है ना, इस सब फ्रैक्शन में देख के, डेसिमल में देख के डर जाते हैं। डरना क्यों है? हम हिंदी में याद रखेंगे ना भैया कि टाइम पीरियड के लिए 1 रिवॉल्यूशन सोचेंगे और फ्रीक्वेंसी के लिए 1 सेकेंड सोचेंगे, दैट्स ऑल। अब यहां पे जो दिया रहा है तुम्हारा वैल्यू, जैसे ये दिया हुआ है, ए पार्टिकल में 17/19 रेवोल्यूशन इन 6/11 सेकेंड, तो लिख देंगे 1 इंटू 17/19 रेवोल्यूशन इन 6/11 सेकेंड। अब 1 को यहां छोड़ देंगे, उधर जाके वो उलट जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा, एंड सो ऑन। सॉल्व कर लीजिएगा आप, सॉल्व करना चाहिए आपको। तो चलो ये हम आपको रिपीट कर रिवाइज करा दिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एक टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा फर्क है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपसे क्या बोला कि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा ले, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में जितना 2 पाई एंगल बना ले। जैसे मान लो ये बॉडी, आप देखो 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीत गया, बताओ 1 सेकंड में 2 पाई एंगल कितनी बार बनाया? तो 1 सेकंड में 2 पाई, एक बार घूमा होगा तो 2 पाई एंगल बनाया होगा, क्योंकि एक चक्कर जब मारता है तो आपको पता है एंगल 360 डिग्री बनता है, और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 इंटू 180 इक्वल टू 360, और 180 का मतलब पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री। तो बताओ एक बार घूमा तो 2 पाई एंगल बनाया, और 2 बार घूमा है तो कितना एंगल बनाया है? 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई। तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। फिर देखो क्या बोला मैंने, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। सोच के देखो तो, अरे फ्रीक्वेंसी अभी अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं? 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा दे। तो तुम बताओ 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया? बोलो, अरे 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया? 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाया, 2, तो 2 दूनी 4, देखो 4 पाई आ गया ना। मतलब कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा, ये बेसिक है। अगेन क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में जितना 2 पाई एंगल बना दे। तो 1 सेकंड में कितनी बार 2 पाई एंगल बनाया है? 2 बार, मतलब का एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई। क्लियर है यहां तक? ये हुआ इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड। तो इसको 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो अगेन आई रिपीट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा के बारे में क्या बोला मैंने?
फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से। 1 सेकंड में जितनी बार 2 पाई एंगल बना देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड 1/t, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो चलो ठीक है, हम लोग 3 टर्म सुना सर, टाइम पीरियड सुना, फ्रीक्वेंसी सुना और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सुना। आइए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, तो पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करे उसको कौन सा मोशन कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आई अगेन रिपीट, कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करे उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल पता है, बोलेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप देखिए घड़ी में अभी बज रहा है, मान लो बज रहा है घड़ी में अभी 5, तो फिर 12 घंटा के बाद फिर 5 बज जाएगा, 12 घंटा के बाद फिर 5 बज जाएगा, तो ये पीरियोडिक हो गया, ये पीरियोडिक हो गया, ये सूरज हो गया, ये अर्थ हो गया, और इसका ये चक्कर लगा रहा है 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगा लेगा, 365 दिन और 6 घंटा में फिर एक चक्कर लगा लेगा, 365 दिन और 6 घंटा में फिर एक चक्कर लगा लेगा। अगेन ये पीरियोडिक मोशन हो गया। अगर हम इस पेन को ऊपर फेंकें और कैच कर ले 2 सेकंड में, फिर फेंके फिर कैच करें, खेलते रहे ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल पे कैच करते रहे, तो फिर पीरियोडिक मोशन हो गया। अगर हम यहां से दौड़ना स्टार्ट करें, वो दीवार छू करके आए, फिर वो दीवार को छू के आने में 3 सेकंड लगे, फिर दीवार छू के आए 3 सेकंड में, फिर दीवार छू के आए 3 सेकंड में, पीरियोडिक हो गया। वेरी सिंपल, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे क्या करे, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे क्या करे, रिपीट करे, उसको कौन सा मोशन कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अगला, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे, पीरियोडिक मोशन समझ में आया जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, या तुम्हारा चांद भी जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये सब पीरियोडिक मोशन है, फिक्स टाइम इंटरवल पे होता रहता है। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे, तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही होता है। पीरियोडिक मोशन होता है मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन ये टू एंड फ्रो होगा। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इसका बाउंड्री फिक्स होगा। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं जाना, या ये पेन यहां से स्टार्ट करे जाना, यहां से पेन यहां आए, फिर पीछे लौटा, फिर पीछे गया, फिर यहीं आ गया, फिर आगे गया, फिर यहां आया, फिर पीछे गया, फिर यहां आ गया, तो तुम देखो इसका बाउंड्री फिक्स है। तो ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक तो है ही है, साथ में ऑसिलेटरी भी है। तो बोलोगे पीरियोडिक भी है ऑसिलेटरी भी है, हाँ, लेकिन सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। जैसे ये घूम रहा है, पीरियोडिक है कि नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं, पीरियोडिक हुआ कि नहीं। मान लो इसको घूमने में लग रहा है 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में एक चक्कर लगा दे रहा है, पीरियोडिक हुआ कि नहीं। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी हुआ, ऑसिलेटरी मतलब हुआ एक एंड और दूसरा एंड फिक्स, मतलब 2 बाउंड्री के बीच में होना। इसका कोई और छोर हो रहा है क्या, इसका कोई और छोर, अगर और छोर होता, जैसे यहां से इसको लटका दे और यहां से यहां जाए, फिर लौट के आए, फिर इधर जाए, फिर लौट के आए, फिर इधर जाए, फिर लौट के आए, फिर इधर जाए, फिर लौट के आए, पीरियोडिक तो है। और साथ में बाउंड्री भी तो हो गया कि यहां से लेके यहां तक के बीच में होगा, बाउंड्री भी हो गया। लेकिन क्या इस सर्किल का कोई बाउंड्री है, कोई इनिशियल फाइनल पॉइंट है, नहीं। तो जिसका मोशन टू एंड फ्रो नहीं होगा वो पीरियोडिक तो होगा लेकिन ऑसिलेटरी। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी ऑसिलेटरी है सब पीरियोडिक है, लेकिन सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। बिल्कुल सही लाइन है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस
आर पीरियोडिक। अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक तो होना ही है, लेकिन एक कंडीशन और ऐड हो जा रहा है उसमें। क्या ऐड हो जा रहा है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं, चैप्टर का नाम है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक तो होगा, ऑसिलेटरी भी होगा, लेकिन अब एक और कंडीशन आ गई। एक और कंडीशन यह है कि इसका जो ओर छोर होगा, इसका जो ओर छोर होगा वह बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। अगर बड़ा बड़ा हुआ ओर छोर तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या शर्त है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये स्मॉल होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, स्मॉल। क्या होने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी बहुत कुछ होना चाहिए इसके लिए, कंडीशन है। और हम लोग सीखते हैं, डायग्राम सब सीखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, डेफिनेटली एक नया चीज है, एक नया दुनिया में कदम रख रहे हो, बहुत कुछ नया दिखेगा। जितना चीज समझ सकते हो समझो। उसके बाद फिर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 से 4 क्लास के बाद आपको लगे बहुत आसान चैप्टर। 3 से 4 क्लास कर लेने के बाद, क्या कि देखो पहले ही बोला समझ में आना एक अलग चीज है, लेकिन समझ में आने के बाद आसान लगना वो एक अलग चीज होता है। तो समझ में ना आएगा उसके लिए तो हाथ खड़ा कर देना है, लेकिन समझ में आने के बाद टफ लगेगा तो उसके लिए मैंने आपसे 4 क्लास का वक्त मांगा है। हर टॉपिक से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस टॉपिक में कितना क्लास लगेगा आपको समझने में, मतलब आसान लगने में। तो इसके लिए कम से कम आपसे हम कितना क्लास ले रहे हैं, 3 से 4 क्लास। समझ में तो आएगा ही, लेकिन 3-4 क्लास का ना बउआ टाइप आसान हो जाएगा। और 12 पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 12th में देखोगे तो ये बात देखना, सुनोगे कि 12 पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट निकालना है, आईटीजी निकालना है, तो यू कांट स्किप एनीथिंग, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। चलो देखो यहां ध्यान से, एकदम इत्मीनान से समझो। इंट्रोडक्शन है, आराम से समझो। एक धागा में एक ईंटा को लटका दिया, एक धागा में एक ईंटा को लटका दिया। इस भारी सा ईंटा को नाम है बॉब। चलो ठीक है, इसका नाम समझा कि बॉब है, जो भारी सा ईंटा है। यह धागा है, मासलेस धागा है, मासलेस स्ट्रिंग है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम तो आप सबको आता होगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, नीचे क्या लगेगा, mg। अगर धागा को हम तोड़ दे तो कहां गिर जाएगा ये, अगर ये नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन। हो गया। अच्छा कुछ नहीं करो, ये कहां जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा इसको यहां पर खींच के छोड़ दो, तो यहां पर खींच के छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, जाएगा। लेकिन यहां पर छोड़ देंगे तो कहीं नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। एक ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स 0।
चलो यहां ध्यान दो। तो मीन पोजीशन के बारे में मैंने आपको क्या बोला, एक ऐसा पोजीशन जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, उसको हम लोग कौन सा पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। फिर हम बोल रहे हैं आपको कुछ हम नया नहीं पढ़ा रहे हैं, भले ये चैप्टर नया सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना है, बस जो दिख रहा है सुनना है, समझना है, और जो ना समझ में आएगा हाथ है खड़ा कर देना है। एकदम सिंपल चीजों को रखना है, नया चीज अपने आप एंट्री लेता जाएगा। जैसे एक एंट्री ले लिया मीन पोजीशन, हालांकि कुछ नया नहीं, आप जानते हैं कि यहां पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना ब्लॉक बॉब वहीं पे लटका रहेगा। अब इसको क्या करो, ऐसे करके इंपल्स दे दो। इंपल्स मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, उसको इंपल्स कहते हैं। तो चलो इसको इंपल्स दे दिया हम इस तरह से, बहुत कम देर के लिए कांटेक्ट में रखा, इसको यू वेलोसिटी दिया। कौन सा वेलोसिटी दिया, यू वेलोसिटी दिया हम इसको, यू वेलोसिटी। अब बताओ ये कहां जाएगा आगे, तुम सोचो एक झूला है, झूला पे तुम बैठे हुए थे और तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या किया, तुमको ऐसे करके धक्का दे दिया, तो झूला कहां जाएगा, ऊपर आगे। तो थोड़ा देर के बाद झूला यहां आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम, और ये आप बना चुके हो, बहुत बार बना चुके हो फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी पे लगने वाला सारा फोर्स दिखा देना है। तो बताओ mg कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा mg, mg इधर लगेगा, हां या ना, बोले किसी कीमत पे नहीं। mg जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, बॉडी कहीं पे भी रहे mg सीधा नीचे लगेगा, तो mg आपका सीधा नीचे लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगा। चलो इसको आगे बढ़ा दो, ये धागा जो है इसको आगे बढ़ा दिया। अब बताओ ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब mg को ब्रेक करो दो हिस्सा में, आप सबको पता है कि वेक्टर को दो हिस्सा में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, mg cos थीटा। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए mg cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। बताओ सही है कि गलत है, ये गलत है। आपको कई बार बोला है छोटे छोटे चीजों पर ध्यान दिया करो, कॉस के साथ साइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ भी मत खींच देना डायग्राम में। इतना बताने के बाद ही बहुत लोग यही खींच के रख देते हो, साइन जो हमेशा होगा वो कॉस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये इधर होगा, अलोंग द टैंजेंट होगा, अलोंग द टैंजेंट होगा। इस धागा के साथ mg sin थीटा कितना डिग्री बनाएगा, इस धागा के साथ mg sin थीटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इधर क्या है, वेलोसिटी अलोंग द टैंजेंट, वेलोसिटी है। डेफिनेटली दिस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ u से कम हो गया, वेलोसिटी घटा होगा, क्योंकि mg sin थीटा कहां लग रहा है, पीछे, और जा कहां रहा है, आगे, तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी अभी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो अभी और ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी जीरो, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे हम लोग, तो चलो एक था मेरा मीन पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां पे नेट फोर्स मेरा जीरो था एक्चुअली में, और उसके बाद ये इंटरमीडिएट पोजीशन, बीच का पोजीशन, आईपी इंटरमीडिएट बीच का पोजीशन, और उसके बाद ये कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा एक बात बताओ, जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो
एम जी साइन थीटा इसको कहां लाना चाह रहा है, अपने जगह पर वापस, मतलब किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। कौन लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, एम जी। बताओ शुरुआत में इसका पोजीशन क्या है, 0, उसके बाद यहां पे इसका पोजीशन समथिंग हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं यहां पे इसका पोजीशन हो गया कितना सेंटीमीटर, 4, और यहां पे इसका पोजीशन हो गया कितना सेंटीमीटर, 6। तो फिर बोलो यहां पे पोजीशन कितना, 0, यहां पे बोलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा इससे बड़ा भी पोजीशन होगा नहीं, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या हो चुका है। तो जो सबसे बड़ा पोजीशन होता है, जो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको एक अलग से एक नाम दिया गया, एम्पलीट्यूड। तो आज से आपसे कोई बोलेगा कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ा जो मीन पोजीशन से दूरी होगा, मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा दूर वाला दूरी होगा, उस दूरी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा। एसआई सिस्टम में मीटर हो जाएगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे आकर के रुका रह जाएगा, बोलेंगे नहीं सर, वो जब वहां पर गया है तो इसका एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, और एम जी साइन थीटा फिर लग रहा होगा ना पीछे, और वो एम जी साइन थीटा इसको कहां लेके आएगा, पीछे वापस। मतलब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम झूला पे बैठ गए, तुम्हारा दोस्त तुमको धक्का दे दिया आगे, तो तुम जा रहे ऊपर, तो तुमको पीछे कौन लाया, दोस्त लाया, तो बोलना नहीं, हमको पीछे लाने वाला एमजी नहीं, एमजी साइन थीटा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एमजी आपको पीछे नहीं लाता, आपको पीछे लाने वाला कौन है, एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा आपको कहां लेके आ रहा है, पीछे। ऐसा कह सकते हैं कि एमजी साइन थीटा एक रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब होता है अपने जगह पे वापस ले जाने वाला, अपने जगह पर वापस पहुंचा देने वाला। तो यहां एमजी साइन थीटा कैसा फोर्स कहलाएगा, तो एमजी साइन थीटा को हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, और पोजीशन किधर है, आगे। सेम डायरेक्शन हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन, तो बोलेंगे सर पोजीशन इधर, रीस्टोरिंग फोर्स इधर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। चलो ये काम आएगा, ये वाला टर्म हटाओ। और यहां पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गया ना, 6 के बाद फिर क्या होगा, 5, 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद। बताओ यहां पर जब पहुंचेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पर जब पहुंचेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। और यहां पर पहुंचने का मतलब है नेट फोर्स फिर क्या हो जाएगा। ऐसे भी सोचो ना, जब यहां पे पहुंचेगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो वहां पर जब पहुंचेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, 0। तो इसको यहां पे रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुकेगा। अगर हाँ यहां पे आया और हम ऐसे करके हाथ से पकड़ के छोड़ा तो रुक जाएगा। लेकिन यहां पर जब ये आया तो वेलोसिटी लेके ना आया है, एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू कि बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 हो और बॉडी के पास वेलोसिटी हो, तो बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहता है। तो जब ये यहां पे लौटेगा तो नेट फोर्स तो 0 हो चुका है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वेलोसिटी का मुंह इधर है ना, अब वो इधर भागेगा। अब बताओ जैसे ही वो इधर भागेगा क्या होगा, तो बोलेंगे सर जैसे ही वो इधर भागेगा, फिर ड्रॉ कीजिए, नीचे कौन लगा, mg, नीचे कौन लगा, mg। यहां पर फिर कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो बताओ वो थीटा, तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ ना, और ये ट्रांसवर्सल हुआ ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा बनेगा ना। अब mg को ब्रेक करो, इधर कौन होगा, mg cos थीटा, और mg sin थीटा किधर होगा, इधर या नीचे। तो बोलेंगे सर जिसको ब्रेक करते हैं ना, वो हमेशा साइन और कॉस के बीच में होना चाहिए, जिसको ब्रेक करते हैं वो रिजल्टेंट ना एक तरह का है। तो mg साइन थीटा इधर हो जाएगा, mg साइन थीटा इधर हो जाएगा, और फिर उसी तरह से यहां पर आएगा तो यहां पर भी mg साइन थीटा डैश लगेगा, यहां पे थोड़ा बड़ा एंगल बनेगा, थीटा डैश मान लो यहां पे।
mg sin थीटा डैश, और यही mg sin थीटा डैश इसको कहां लाना चाह रहा है वापस, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन था तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। मतलब इधर से पोजीशन हुआ 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बोलोगे पक्का कंफर्म है कि उधर +6 उधर -6 होना चाहिए? हाँ, एसएचएम होने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उधर का एम्पलीट्यूड और इधर का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, कंडीशन है सेम होना चाहिए। उधर अगर +6 होगा तो इधर -6 होगा, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस लाएगा। अब मुझे इतना बताओ, जो तुमको दिख रहा वही बोलना है। ये जब जा रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन की तरफ था, मीन की, यही ना मीन है, जा रहा है इधर और इधर ताक रहा है, मीन को ताक रहा है इधर। अच्छा, जब लौट रहा होगा तभी तो मीने की तरफ रहेगा ना। अरे लौटते समय भी डायग्राम बनाओगे तो मीने की तरफ ना रहेगा। अच्छा, जब पीछे जा रहा है तब भी इसका डायरेक्शन मीन की तरफ है, और जब लौट रहा है तब भी मीन की तरफ है। तो एक लाइन कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये है एसएचएम में पढ़ना, लेकिन हम लोग इसको नया बना के थोड़ी पढ़ रहे हैं। जो दिख रहा वो बोल दिया, हमको दिखा, आपको भी दिखा कि जब ये जा रहा है तो mg sin थीटा मीन की तरफ, जब ये आ रहा है तो भी mg sin थीटा मीन की तरफ, जब ये पीछे जा रहा है तो भी mg sin थीटा मीन की तरफ, जब एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो भी mg sin थीटा मीन की तरफ। तो mg sin थीटा लग रहा है मीन की तरफ, चाहे वो जाते समय हो, आते समय हो, या किसी भी समय हो। तो एसएचएम के लिए कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और हमेशा मीन की तरफ लगना चाहिए। और एक और कंडीशन है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ, जैसे जैसे आगे जा रहा है थीटा सेम है कि थीटा बदल रहा है? तो जैसे जैसे आगे जा रहा है थीटा बढ़ रहा है कि थीटा घट रहा है? जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में थीटा बढ़ने पे कॉस का वैल्यू घटता है, याद रखिएगा। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि cos 30 और cos 60 में बड़ा कौन है? 30, 60 छोटा होता है, cos 90 और छोटा। तो ये कोई बोलेगा थीटा बढ़ेगा तो हमेशा cos बढ़ेगा, ये गलत लाइन हो जाएगा। थीटा बढ़ता है तो cos का वैल्यू घटता है। साइन में थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, क्योंकि साइन 30 से बड़ा साइन 60 से बड़ा साइन 90। ये सब दिमाग में एनी टाइम एंट्री होना चाहिए। तो चलो, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, मतलब फोर्स कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल? वापस लाने वाला जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स हुआ कि वेरिएबल? वेरिएबल फोर्स हुआ। जो दिख रहा बोलेंगे भैया अरे यहां पे फोर्स ये है, यहां पे फोर्स और ज्यादा है, और यहां पे तो फोर्स 0 है। जैसे जैसे ये मीन से अवे जा रहा है फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? जो दिख रहा है वही बोलो। यहां पे फोर्स कितना है? बोलो बोलो, 0। और जब ये आगे जा रहा है तो थीटा का वैल्यू बढ़ा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ा, और आगे गया थीटा और बढ़ा, mg sin थीटा और बढ़ा, और आगे गया थीटा और बढ़ा, mg sin थीटा और बढ़ा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे पोजीशन बड़ा हो रहा है वैसे वैसे फोर्स का भी वैल्यू बड़ा हो रहा है। जब सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे बड़ा एंगल है, और जब सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ा साइन थीटा होगा, तो सबसे बड़ा वापस लाने वाला फोर्स होगा। और दूसरी बात, फोर्स इधर और पोजीशन इधर था तो यहां पे क्या लगा देंगे? माइनस। तो एसएचएम होने के लिए जरूरी है, ये प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली। क्या जरूरी है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, पोजीशन के। बेहतर है पोजीशन बोलना, अंतर समझ में आएगा। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डोंट वरी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो कांस्टेंट होता है, तो मास को हटाओ
तो ये भी बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन से दूरी, मीन पोजीशन से दूरी। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि इधर है एक्सलरेशन तो पोजीशन उधर है, पोजीशन उधर, हमेशा उसके अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होता है, सर लौटते समय तो mg sin थीटा इधर है और आ भी इधर रहा, एक्स भी इधर है। बोलेंगे भाई मेरे पोजीशन देखते हैं, पोजीशन इधर जा चुका है ना, उसका तो डायरेक्शन इधर ना है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं कि mg sin थीटा इधर और जा भी रहा है इधर तो एंगल 0 डिग्री बन गया। ये वो डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमेशा जब भी काउंट करेंगे हम यहां से काउंट करेंगे कि यहां से इधर है चाहे यहां से इधर है। बात समझ में आए? तो हम लोग कुछ कुछ बातों को समझा। क्या समझा? अच्छा एक बात ये बताओ, ये एकदम इतना दूर चला जाए और ये इतना दूर चला जाए, क्या ये एसएचएम होगा? पता है, तुमको दिखाने के लिए हम इतना बड़ा डायग्राम बनाया, असल में ये डायग्राम पता है कैसा है, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ऐसे लटका हुआ है बॉब और जो इसका एम्पलीट्यूड वगैरह है ना, देखो यहां तक, देखो बस बस थोड़ा सा, अगर ये बड़ा हो जाएगा तभी ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। मैंने बोला था एसएचएम होने के लिए मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेरी वेरी, ये एंगल सब जो है ये सब स्मॉल एंगल है, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अरे बात समझे, एकदम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से फॉर बीइंग द एसएचएम। चलो अच्छा एक बात बताओ, आओ एक बार फिर से इसको हम लोग डायग्राम वगैरह बना करके फिर सोचते हैं, आओ। तो हम लोगों ने क्या किया, एक धागा से एक ईंटा को यहां बांध दिया, यहां पर बताओ पोजीशन कितना है, 0, टाइम कितना है, 0। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। किस पोजीशन को कहलाएगा ये कौन सा पोजीशन कहलाता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। अब क्या करो, अब इसको ऐसे करके हिट कर दो, ऐसे करके क्या करो, हिट कर दो। बताओ इसको ऐसे करके हिट कर देंगे मतलब इसको कुछ वेलोसिटी देंगे, इसको कुछ वेलोसिटी देंगे। बताओ ये कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा ना, एकदम साथ में करोगे, हाथ मेरा चलेगा, दिमाग अब आपका चलना चाहिए। ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये कब तक आगे जाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जहां पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो यहां पर, तो बोलेंगे देखिए साहब mg कहीं पे भी बनाइए, mg तो हमेशा कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लो एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया, थीटा नॉट एंगल, यहां पे वेलोसिटी कितना है, 0। कौन सा पोजीशन कहलाएगा, एक्सट्रीम। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा, ए लिख दिया, एम्पलीट्यूड लिख दिया। क्लियर है यहां तक? चलो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करो। ये थीटा नॉट, तो ये भी क्या होगा, थीटा नॉट। यहां पे कौन होगा, mg cos थीटा नॉट, और यहां पे कौन होगा, बताओ वापस लाने वाला कौन है, और ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू m से m कट जाएगा, तो बताओ एक्सलेशन कितना आया। अब तुम बताओ ये कांस्टेंट एक्सलेशन है कि वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग जगह पे थीटा अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे एक्सलरेशन भी अलग अलग होगा। अब तुमसे अगर बोल दें कि हमको बताओ यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया, दूरी बताओ, तो बच्चा क्या लिखा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़े इससे, u तो मेरा 0 था, नहीं u मेरा तो 0 नहीं था, 0 तो जावे नहीं करेगा, u था। यहां तक का टाइम भी तुमको हम दे देंगे, दे दिया वैल्यू टाइम का। तो चलो यहां का टाइम का वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं 2 सेकंड, 2 सेकंड दे दिया, तो u इंटू 2 प्लस एक्सलेशन कितना लिखे, g साइन थीटा t स्क्वायर। लेकिन ये पूरा कहानी लगाओगे तो
गलत हो जाएगा। रीजन दो गलती का, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन क्या रहे, 1000 पर बता चुके हैं। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन क्या रहे, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। दिखा, ये फॉर्मूला फेल हो गया। ये फॉर्मूला लगने वाला क्यों नहीं लगेगा, कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो ये लगने से रहा, ये लगने से रहा। तो क्या किया जाए, कौन सा फॉर्मूला निकाला जाए इसका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम, देखो मेरे मुंह से अगर डिस्प्लेसमेंट भी निकल रहा है तो याद रखना ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो पहले पढ़े हो। और पहले इसको क्लियर कर दें, ये वो नहीं है जो पहले पढ़े हो का मतलब क्या हुआ, और क्लियर कर दें, ये कंफ्यूजन रहेगा तो दिक्कत करेगा। आओ आराम से देखो, आराम से देखो, यहां पर y इक्वल टू 0, x लिखो y लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। चलो ए बी सी, अब हम तुमसे बोले सी से बी आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, y का वैल्यू बताओ, सी से बी आए तो अगर तुम पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, तो उसके हिसाब से आंसर कितना सेंटीमीटर होगा, 6 से 4 सेंटीमीटर आ गए तो कितना दूरी तय किया, 2, सुनाई तो दिया होगा, तो उसके अनुसार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको हम क्या बोला, भले मेरे मुंह से y मतलब डिस्प्लेसमेंट निकले के, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है, हमेशा दूरी कहां से नापोगे, मतलब तुमसे बोलेंगे कि C से B गया तो y का वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या बोलोगे, 4। क्लियर है, ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हम लोग दूरी कहां से नापेंगे, फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेहतर है इसको पोजीशन ही बोलते हुए चलो, एक्चुअली में ये पोजीशन है, ये ओरिजिन का काम कर रहा है, इसके रेफरेंस में बता रहे हैं बॉडी कितना आगे है या कितना इसके पीछे चला जाएगा। ठीक, तो चलो इसको हम क्लियर कर लिए। आओ तो क्या करें सर इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो यहां ध्यान दोगे बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, बिना हड़बड़ाए हुए। देखो हम लोग सर्कुलर मोशन का हेल्प लेंगे, किसका हेल्प लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो मोशन होगा कुछ इसी टाइप का दिखेगा आपको। कैसे, तो इत्मीनान से देखो, देखो यार एक धागा में एक ईंटा लगा दिया, एक धागा में एक ईंटा लगा दिया, इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई है, इधर -x है, इधर -y है। चलो धागा में एक ईंटा लगा दिया, एक ईंटा बांध दिया भारी सा, यहां पर टाइम कितना है 0 और पोजीशन क्या है 0, दिखा तुम लोगों को। चलो यहां पर एक ईंटा ले लो, यहां पे इसका टाइम कितना भी है 0, और इसका y में डिस्प्लेसमेंट देखो तो y में कितना, ये ओरिजिन है ना, कितना हुआ ये, अरे भाई y में ओरिजिन पे कितना हुआ 0, कितने लोगों को दिखा 0, अरे दिखा, यहां पे y में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। चलो थोड़ा देर के बाद हम इसको ऐसे करके हीट कर दिया, हीट करेंगे तो बताओ ये कहां जाएगा, आगे, आगे गया, ये आगे गया, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, y का मान लो यहां पे वैल्यू कितना सेंटीमीटर हुआ 2। उसी तरह इस पार्टिकल को आगे लेके जाओ, ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, अब इसका y में डिस्प्लेसमेंट देखो, जो दिख रहा है वही बोलना है, तो बोलेंगे इसका y में डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना सेंटीमीटर 2, दिखा आप लोगों को। चलो ये और आगे गया, अब इसका वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, ये और आगे गया, ये और आगे गया, यहां पर y का वैल्यू हो गया मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर,
तो उसी तरह से ये पार्टिकल भी ऊपर गया, तो ये भी पार्टिकल ऊपर गया, और यहां पर इसका y का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। चलो ये अभी और आगे गया, ये अभी और आगे गया, और यहां पर इसका y का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, और जब y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गया तो हम देखा कि इसका वेलोसिटी कितना हो चुका है, 0, मतलब और ये आगे जाने वाला नहीं है। तो ये पार्टिकल भी यहां पर पहुंच चुका है, और जहां पर इसका y का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 6 के बाद कहां आएगा, 6 के बाद कहां आएगा, 6 के बाद आएगा 5 पे, फिर आएगा 4 पे, फिर आएगा 3 पे, फिर आएगा 2 पे, फिर आएगा 1 पे, और फिर आएगा 0 पे। थोड़ा यहां देखो तो क्या होगा, तो बोलेंगे देखिए सर ये 6 से फिर जब ये यहां आया, तो जब ये यहां पर आया तो देखिए ये 6 से घट के 5 हो गया, ये नीचे आया, तो फिर 5 से घट के ये 4 हो गया, फिर ये नीचे आया, तो फिर 4 से घट के 3 हो गया, 3 से घट के 2 हो गया, और फिर ये यहां पर पहुंच गया। तुम तो ध्यान दो तो इसका आधा चक्कर हुआ है, क्योंकि पीछे भी जाने वाला है, तो इसका भी देखो तो आधा चक्कर हुआ है। हम क्या बता रहे, दोनों का मोशन मैच कर रहा है। मेरे उंगली पे ध्यान दो, यहां देखो, दो जगह उंगली रख दिया, बताओ यहां पे y का वैल्यू कितना, 0, यहां पे y का वैल्यू 0। चलो ये इधर गया, 1 2 3 4 5 6 दिखा, 6 के बाद फिर बोलो 5 4 3 2 1 0। कितने लोग को दिखा कि दोनों का मोशन एक टाइप का दिख रहा है? किसका मोशन, ये गोल वाले का ना, इसका परछाई का, इसके शैडो का। इसका जो y में कोऑर्डिनेट है, यहां से कहां गया, ऊपर, मीन से कहां गया, ये मीन से कहां गया, एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर कहां आ गया, मीन, जस्ट लाइक दिस। अब बताओ ये फिर अब कहां जाएगा, अब ये फिर कहां जाएगा, पीछे। पीछे आगे अगर +1 था तो पीछे क्या होगा, थोड़ा यहां पे चेक करो तो यहां भी तो बड़ा बढ़िया है सर, देखिए ऑरिजिन के नीचे माइनस हो जाता है, मैच मैच कर जा रहा है, दोनों मैच कर रहा है। यहां पे अब ये कितना होगा, -2 सेंटीमीटर, फिर ये -4 सेंटीमीटर, और फिर ये सर एक चीज और बढ़िया है कि ऊपर जितना प्लस में होगा नीचे उतना ही, सर्कल लेने का फायदा, सर्कल लेने का फायदा कि ऊपर जितना प्लस में रेडियस होगा नीचे उतना ही रेडियस। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वही एम्पलीट्यूड का काम करेगा। सुनाई क्या दिया, क्या बोला, सुनाई दिया क्या बोला हम, सर्कल का जो रेडियस है वही एम्पलीट्यूड का काम करेगा, वही एम्पलीट्यूड का काम करेगा। रेडियस तो हर जगह सेम होता है, तो ऊपर अगर +6 हो गया तो नीचे -6 हो गया, नीचे में y का वैल्यू एम्पलीट्यूड -6 हो गया तुम्हारा। तो बताओ जैसे एक हुआ -1 -2 -3 -4, तो ये भी कहां जाएगा, पीछे। अरे भाई ये भी पीछे जाएगा, इसका भी कहानी में क्या आएगा, -2 -4 -6, -2 -4 -6, फिर यहां पे वेलोसिटी क्या होगा। अब फिर वहां से क्या करेगा ये बताओ तो, अरे भाई फिर वहां से ये क्या करेगा, फिर वापस लौटेगा ना जी, -6 से फिर -5 -4 -3 -2 -1, और फिर ये कितना हो जाएगा, 0। बताओ एक चक्कर हो गया इसका, देखो तो मीन से कहां गया, एक्सट्रीम से वापस, मीन से फिर निगेटिव एक्सट्रीम, और निगेटिव से वापस फिर मीन, एक कंप्लीट चक्कर हो गया ना। और एक कंप्लीट चक्कर होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो बताओ ये टाइम पीरियड कहला जाएगा। मान लो यहां से यहां तक जाने में लगा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड 2 2 4 4 2 6 6 2 8, इसका टाइम पीरियड कितना सेकंड लिख दिया, 8 सेकंड लिख दिया। अरे दिखा, थोड़ा इसका देखो तो, ये यहां तक आ गया। अब -6 के बाद जब ये हरा वाला जो तुम्हारा बनाया है पार्टिकल, ये -6 के बाद जब फिर यहां पे पहुंचेगा तो ये फिर -4 -2 -1 और 0। बताओ इसका भी एक चक्कर हो गया ना। अब थोड़ा दोनों को मिला के देखो तो,
देखो मेरा दोनों उंगली दिख रहा है, अरे दिखा, और ये देखो हुआ, साथ में चल रहे हो ना, ठीक है। तो बताओ इसका एक चक्कर तो मेरा भी हाथ का एक चक्कर हो गया तुम्हारा, और इसका शैडो कैसे गया है, चलो बोलना स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -4 -2 -1 0। अरे सुना, कितने लोगों को दिखा, कितने लोगों को दिखा कि सर्कुलर मोशन इससे मैच कर रहा है। तो हम लोग सर्कुलर मोशन के हेल्प से हम लोग इसका जो भी इक्वेशन है डिराइव करेंगे, और एक बार यूज करेंगे सर्कुलर मोशन, और फिर सर्कुलर मोशन कभी यूज सिर्फ उस नया चैप्टर में पहला कदम रखने के लिए यूज करेंगे बस। और वही पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट कदम। अब पता है तुमको याद हो जाएगा, इसका इतना डिटेल पढ़ाने का फायदा क्या हुआ ना, बताओ देखने में तुमको 90 लग रहा है, अरे जो लग रहा है वो बोलो ना भैया, देखने में तुमको ये 90 लग रहा है, नहीं वो भी तुमको हम इतना बड़ा दिखाया, हम तो बोल दिया ना भैया कि बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है, इतनी सी में हो रहा है ये पूरा, वो तो दिखे तुमको इतना बड़ा दिखा दे रहे हैं। तो बताइए देखने में तुमको 90 लग रहा है, लेकिन पता है यहां पे एंगल दिखा रहता है कितना डिग्री, तो बच्चा को लगता है 90 कैसे, देख सर्कुलर मोशन, ये जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो ये यहां पे पहुंचा ना, और ये एंगल यहां पे कितना है, कितने लोग समझे। एक्सट्रीम पोजीशन पर तुमसे बोलेंगे एंगल कितना बनेगा, तो यहां एंगल मत नापे लगना, वहां से सोचते हैं, अरे समझा एंगल कितना डिग्री 90। अब बताओ जब वहां से लौट करके आएगा, मीन शुरुआत में एंगल कितना 0, एक्सट्रीम पे गया तो 90, और वहां 90 के बाद जब लौट के आएगा यहां पे वापस मीन पे, तो बताओ ये 180 कहलाएगा, हाँ या ना, लौट के आएगा तो 180 कहलाएगा, मतलब यहीं पर 0 डिग्री भी होगा जब इधर जा रहा होगा। तो अगर यही लिख दे निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लौट के आ रहा है, तब यही एंगल यहां पे कितना होगा, मीन पर 180 भी दिखेगा, मीन पर 0 भी दिखेगा, डिपेंड करता है कि जा रहा है पॉजिटिव की तरफ के निगेटिव की तरफ। अब बताओ यहां से जब निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो यहां पे एंगल कितना, कितने लोग को दिखा 270 डिग्री, निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो, और जब एक चक्कर मार लेगा तो 300, मतलब यहां पे 360 भी दिखेगा, मतलब तुमको मीन पोजीशन पे 3 एंगल दिखेगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे 90 डिग्री और निगेटिव एक्सट्रीम पे 270 डिग्री। आई होप कुछ समझ में आया होगा। अब बाकी तो बहुत कुछ समझाना है, हम क्या बोले इंट्रोडक्शन क्लास है, आज जो भी पढ़ा रहे हैं अगला क्लास में सब दोबारा रिपीट होगा। अभी अगर 1 घंटा सवा घंटा क्लास चल रहा है तो अगला क्लास में सेम चीज 15-20 मिनट दोबारा रिपीट करेंगे, कहीं खत्म थोड़ी करना, सीखना है आपको, हमको सिखाना है। तो चलो आओ फिर से हम लोग इसको सोचते हैं एक बार, आओ फिर से एक बार सोचते हैं। और हर बार जब हम लोग सोच रहे हैं कुछ नया पढ़ रहे हैं, याद रखना हर बार कुछ नया पढ़ रहे हैं, इस बार कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, देखोगे ध्यान से। तो इतना तो हम लोग समझा कि जो पेंडुलम वाला जो मोशन है ये मीन पोजीशन है, और ये मीन से इंटरमीडिएट होता हुआ कहां पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पर, फिर लौट करके मीन पर, और फिर निगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर लौट करके मीन पर, यही ना चक्कर काटेगा। यहां पे y का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 0, यहां पर बताओ 1/4 टाइम होगा ना, 1/4 चक्कर है ना। अरे भाई सर्कल अभी ना बनाए थे, यहां पर टाइम 0, तो यहां पर का जो टाइम होगा पूरा चक्कर मारने का टाइम, टाइम पीरियड, तो बताओ ये जो टाइम होगा वो 1/4, क्या इक्वल टाइम इक्वल एंगल कवर करेगा ना, इक्वल टाइम में, अच्छा इक्वल टाइम इक्वल दूरी कवर करेगा कि नहीं। अगर तुमसे ये बोले हैं, तुमसे हम ये बोले हैं
यहां पर 1 सेकंड बीता, यहां से यहां तक 1 सेकंड, तो बताओ यहां से यहां तक कितना सेकंड? अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और फिर ये 4 सेंटीमीटर है, आराम से देखो और सब प्रूव होगा। 4 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, तो अगला 4 सेंटीमीटर में यहां पे टाइम कितना बीत जाएगा? बोलो, यहां पे 2 सेकंड होगा। यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा है, तो यहां से यहां तक 1 सेकंड लगेगा। यस और नो में जवाब दो। क्या जो तुमको लगता है, पढ़े तुम थोड़ी हो, पहले पढ़े हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तो क्या दिक्कत है गलत बोलने में? यहां से यहां तक अगर 1 सेकंड लगा है, तो यहां से यहां तक 1 सेकंड लगेगा। यस और नो? तो आंसर होगा बिल्कुल नो। क्योंकि बहुत कॉमन सेंस का बात है भैया, स्लो हो जा रहा है। तुम सोच के देखो, शुरू में फास्ट होगा, तो फास्ट होगा तो ज्यादा दूरी ना तय करेगा 1 सेकंड में। अगर अगला उतना ही दूरी तय किया है, तो इसका मतलब यहां पर टाइम क्या लगा होगा? ज्यादा। प्रूफ भी करेंगे कि दुगना टाइम लगा होगा। यहां पे 3 सेकंड होगा, पहला 4 सेंटीमीटर में 1 सेकंड लगेगा, तो अगला 4 सेंटीमीटर में डबल टाइम लगता है। हम प्रूफ करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन बिना प्रूविंग के भी तुम कॉमन सेंस से सोचो ना कि तुम्हारा दोस्त अगर झूला झूलाया, तो शुरू में झूला जल्दी से दूर जाता है, और फिर हम स्लो मोशन में झूला हो जाता है, और फिर लौटता है, और फिर फास्ट हो जाता है। समझे क्या बोल रहे हैं? ये बात दिमाग में गया? इक्वल टाइम में इक्वल दूरी तय करता, तब तो फिर कहानी कुछ नहीं बनता। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता और एक्सेलरेशन जीरो है। जबकि आप जानते हैं एक्सेलरेशन है तो, और ऊपर से वेरिएबल है। शुरू में कम फोर्स से खींच रहा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ज्यादा लगेगा। तो शुरू में कम स्लो होगा तेजी से, बाद में स्लो तेजी से होगा। शुरू में जो स्लोनेस है ना, वो थोड़ा कम रहेगा, और बाद में स्लो होने का जो तरीका है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। समझे क्या बोला? कोई स्प्रिंग ही को खींचो, शुरू में स्प्रिंग आसानी से खींचाएगा, लेकिन उतना ही फिर खींचना चाहो तो उतना आसानी से ज्यादा टाइट हो जाता है ना, ज्यादा टाइट हो जाता है ना, कांस्टेंट नहीं ना तुम्हारा वो। तो खैर ये प्रूव होगा, लेकिन ये बात फिलहाल मैंने बता दिया कि शुरू का 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा, अगला 1 सेकंड में दूरी जो तय करेगा उससे कम तय करेगा। स्लो ना हो रहा है। ये दिमाग में गया बात कि स्लो हो रहा है? कितने लोग समझे स्लो हो रहा है? अरे mg sin थीटा कहां लग रहा है? पीछे। और जा कहां रहा है? तो स्लो ना होगा। और कोई चीज स्लो होगा तो शुरू में जितना चलेगा, क्या बाद में उतना ही दूर चल देगा उतना ही टाइम में? नहीं, डेफिनेटली उतना ही टाइम देंगे तो वो कम दूरी तय करेगा। वो क्या करेगा? कम दूरी तय करेगा। कैसे तय करेगा, क्या तय, सबका फॉर्मूला निकलेगा भाई। लेकिन अभी हम क्या बोला? ये डेवलप करो ब्रेन। बिना फॉर्मूला के ब्रेन डेवलप करो, जो बुक में नहीं लिखा वो उसके बारे में सोचो। तो देखो, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इक्वल टाइम में एंगल इक्वल तय करेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई टी। अब बताओ टी का टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? टाइम पीरियड कांस्टेंट का होना जरूरी है, हाँ या ना? टाइम पीरियड का कांस्टेंट होना जरूरी है, हाँ या ना? बोलेंगे बिल्कुल। अगर इक्वल टाइम में इक्वल चक्कर नहीं लगाएगा, तब तो फिर कभी लगाया मान लो 2 सेकंड में, अगली बार आधे सेकंड में एक चक्कर लगा दिया, अगली बार लगाने में 5 सेकंड लग गया, तो बिल्कुल एसएचएम नहीं है। ये सब एसएचएम होने के लिए शुरुआत में ही बोल दिया था पीरियोडिक होना चाहिए, तो इसका कांस्टेंट होना जरूरी है। और ये अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा? और ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में बॉडी जितना एंगल तय करे। तो जब ये कांस्टेंट है तो हर 1 सेकंड में इक्वल एंगल तय करेगा ना? अरे समझा? हर 1 सेकंड में इक्वल एंगल तय करेगा। मतलब पहला सेकंड में अगर 60 डिग्री का एंगल तय किया, तो अगला 1 सेकंड में 60 ही तय करेगा, अगला 1 सेकंड में 60 ही तय करेगा। समझ में आया? ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। चलो देखो यहां ध्यान से, तो बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो एंगल कितना डिग्री? 90। यहां पे मतलब एंगल कितना डिग्री बनेगा? बोलो, 90 डिग्री बनेगा। और यहां पे एंगल
तो बोलेंगे कुछ भी बनेगा 0 से 90 के बीच में, मतलब यहां पर थीटा बोलेंगे तो वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जाते समय का है। और लौटते समय में थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अरे लौटते समय में 90 से बड़ा होगा और 180 से, तब ना यहां पे फिर 180 बनेगा, और जब इधर पहुंचेगा तो एंगल कितना बनेगा 270, और जब वापस आ जाएगा तो कितना 360 डिग्री। ये बात समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा देखो तो, ध्यान दो तो इत्मीनान से। इधर टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट। अगला क्लास में क्या है कि जो हम बना रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड प्रूफ करके बताएंगे सब कुछ। आज बिना फॉर्मूला कहानी सुना रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम बोला अगला क्लास रिपीट होने वाला है, लेकिन वो मैथमेटिकली चलेगा ताकि आपके दिमाग में रहे। एक बात अब कॉमन सेंस से बताओ, इतना बात समझ में है कि शुरू के 1 सेकंड में ज्यादा दूरी तय होगा और अगला 1 सेकंड में, और उसके अगला 1 सेकंड में, और उसके अगले 1 सेकंड में स्लो ना होता जा रहा है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, वाई और टाइम का ग्राफ, वाई और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। देखो ऐसा बना, बोलो ये ग्राफ क्या बता रहा है? बहुत आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? देखो ये हुआ 1 सेकंड, ये हुआ 2 सेकंड, ये हुआ, हम बराबर बराबर टाइम लिया, दिखाई दिया बराबर बराबर टाइम लिया। अब तुम आराम से जो तुमको दिख रहा है वही बोलना है। 1 सेकंड में देखो इतना बड़ा वाई, अगला टाइम उतना ही दिया लेकिन वाई देखो कम तय किया, अगला टाइम उतना ही दिया लेकिन वाई क्या तय किया। मतलब ये ग्राफ उसको रिलेट कर रहा है ना, हाँ या ना? ये ग्राफ उसको रिलेट कर रहा है ना? कैसे रिलेट कर रहा है? अगर हम सीधा खींच देते तो क्या दिक्कत था? तब तो इक्वल टाइम में इक्वल दूरी, ऐसा थोड़ी है। इक्वल टाइम में इक्वल दूरी कहां चल रहा है? बल्कि शुरू में क्या चल रहा है, ज्यादा या कम? ज्यादा, और फिर उतना ही टाइम में कम, और फिर उतना ही टाइम में और कम। तो बताओ तो मेरे उंगली पे, अब तीनों जगह मेरा इमेजिन करो हाथ रखा हुआ, मेरा एक हाथ यहां पे है, एक हाथ यहां पे है, और मेरा एक हाथ यहां पे है। यू इमेजिन, अभी हम 2 हाथ से बताया, 3 हाथ तो है नहीं। तो देखो यहां, अब यहां रख के बता रहे, बताओ वाई का वैल्यू यहां पे कितना 0। उसके बाद बताओ जब मेरा उंगली ऊपर गया तो बताओ यहां पे वाई का वैल्यू 1, यहां गया तो वाई का वैल्यू 2, यहां गया वाई का वैल्यू 3, यहां गया 4, 5, और यहां गया वाई का वैल्यू 6। बताओ 6 पे आ गए? अरे भाई 6 पे आ गए वाई का, यहां पे 6 पे आ गए। और 6 के बाद फिर क्या होगा, कितना कितना 5, फिर बोलो ना 4, फिर बोलो ना 2, 1, 0। तो बताओ यहां से जो ग्राफ है, ये ग्राफ हुआ y का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 के बाद ये ग्राफ नीचे उतरेगा ना। अब ये ग्राफ फिर होगा 4, ये ग्राफ फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1, और फिर ये कहां पे चला आएगा 0 पे। कितने लोग ग्राफ समझे? अरे कुछ कुछ समझे? ये y का वैल्यू बढ़ा और फिर ऐसे घट के क्या आ गया 0। और बताओ अभी हम यहां से यहां गए और यहां से यहां लौटे, और इसमें कहां से कहां गए, यहां से यहां गए, और इसमें कहां से कहां गए, यहां से यहां गए। एक चक्कर तो नहीं लिया अभी। अब बताओ 0 के बाद अभी कहां जाएगा, पीछे कितना बोलो, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो देखो यहां अभी को नीचे लेके जाओ, अरे उसी तरह फिर नीचे लेके जाओगे, देखो ना ये -1 होगा, -2 होगा, और उसी तरह से ये क्या होगा -6। दिखा तुम लोगों को? और -6 के बाद फिर क्या होगा, -5, -4, -3, -2, -1, और ये क्या हो गया 0। दिखा? कितने लोगों को दिखा? कैसे गए? यहां से अगर हम नेमिंग कर दें, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, तो बताओ यहां पे ये कौन है ए, और यहां पे कौन है बी, और यहां पे सी, दिखा तुम लोगों को सी, और यहां पे डी, और यहां पे फिर वापस ए। कितने लोगों को दिखा? मिला के देख लो मिला के। और तुम बताओ यहां बी पर कितना एंगल बन रहा है? इसीलिए कहा जाता है यहां पे 90 बनता है।
जो आप लोग डायरेक्ट पढ़ा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 90 बनता है, जिसको साइन वेव का ग्राफ कहते हैं। अगला क्लास प्रूफ करेंगे कि ये साइन का फंक्शन में आएगा, प्रूफ करेंगे, लेकिन बिना प्रूविंग के कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रही? कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं। ये जो है यही ना एम्पलीट्यूड है, y का सबसे बड़ा वैल्यू a, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, और यहां पर जो टाइम बीतेगा वो t/4, 1/4। तो कितने लोग यहां पे का एंगल बता सकते हो? देखो तो, तुमको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? C पर एंगल 180 यहां पे बनता है, 180 यहां पे बनता है। फिर देखो तो D पर एंगल, इसलिए यहां पे 273 π/2 बनता है, 270 डिग्री बनता है। और यहां पे एंगल क्या बनता है? 360 2π एंगल बनता है। अच्छा एक बात बताओ तो, जीरो एंगल पे वैल्यू कितना है? जीरो। अच्छा पाई एंगल पे वैल्यू कितना है? जीरो। फिर जीरो है ना पाई पे। अच्छा 2π पे, इसीलिए साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है। साइन 0 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2π का वैल्यू 0। अगर आगे जगह होता 3π पे, फिर आधा बन जाता। साइन 3π भी 0, साइन 4π भी 0, साइन nπ का वैल्यू 0 होता है। सुनाई दिया? वेयर n इज इंटीजर 1 2 3। जब भी हम पाई के मल्टीपल में जाएंगे, जब भी हम पाई के मल्टीपल में जाएंगे यही ना चलाएंगे। देखो तो 1π 2π 3π 4π 5π, और जब पाई के मल्टीपल में जाएंगे तो 0 पे चले आएंगे। और साइन 90 का वैल्यू देखो मैक्सिमम होता है, 90 का वैल्यू मैक्सिमम सबसे ऊपर। और साइन 90 अगर +1 होगा तो साइन 270 -1 होगा। अरे समझ भी रहे हो? साइन 90 अगर +1 दिखेगा तो साइन 270 -1 दिखेगा। कुछ समझे? तो हम किसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम फिर बोल रहे हैं, नया टॉपिक है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अगर बोर्ड पे देखो ध्यान से, थोड़ा सोचो तो। जो फोटो दिख रहा है, इस सब वीडियो हम अगला क्लास में यूज करेंगे। मतलब आपके दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए। यही ना हो रहा था? ऊपर नीचे देखो तो ध्यान से, यही ना हो रहा है? ये घूम रहा है ऐसे, और इसका जो परछाई है वो ऊपर नीचे कर रहा है, और ये साइन वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। ये ना साइन वेव को प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा, इस तरह से वो ऊपर नीचे कर रहा है तुम्हारा, और ये साइन वेव को प्रोड्यूस करेगा। एक बात बोल करके फिर हम आए का वीडियो दिखा देते हैं। इसमें सुनोगे ध्यान से, समझोगे? चलो देखोगे ध्यान से, कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे यहां पे पार्टिकल था, ठीक? ये पार्टिकल मान लो किसी पॉइंट पर, ये यहां पर है, यहां पे पॉइंट का नाम क्या दे दिया? P। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया? Y। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? अरे यहां पे Y का वैल्यू कितना के बराबर है? 6। मतलब A के बराबर एम्पलीट्यूड जिसको बोल रहे हैं, हाँ या ना? मान लो किसी यहां पे टाइम कितना था? 0। यहां पे टाइम कितना बीता है? T। कोई दिक्कत? तो बताओ तो ये कितना एंगल चला है? ये कितना एंगल चला है?
कितने लोग समझे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? पढ़ा चुके हैं, फिर वो बता दे रहे हैं क्योंकि भूलते बहुत जल्दी हो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ या ना? उसी तरह से याद है एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे ओमेगा का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में जितना एंगल तय करे, 1 सेकंड में जितना एंगल तय करेगा ओमेगा, तो टी सेकंड में कितना एंगल तय करेगा? ओमेगा इंटू टी। अरे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे, 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे v, तो टी सेकंड में जितना दूरी तय करे vt हो जाता है, हाँ या ना? तो 1 सेकंड में जितना एंगल तय करेगा ओमेगा, तो टी सेकंड में जितना एंगल तय करेगा ओमेगा इंटू टी। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? समझ में आया? अब एक बात बताओ, ये ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी होगा क्या? हाँ या ना? अच्छा, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? पक्का कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड है, ओपी एम्पलीट्यूड है, हाँ या ना? अब बताओ तो साइन ओमेगा टी लगाओ तो साइन थीटा, मतलब फिगर देख के तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया y और हाइपोटेनस हो गया a। तो कितने लोग को दिखा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसीलिए हम साइन वेव का ग्राफ बनाते। अगला क्लास में ये पढ़ाएंगे, फिर भी क्योंकि एक एनिमेशन दिखाने जा रहे हैं तो उसमें इसका यूज करेगा, तो मैं बता दिया। फिर बोल रहे हैं अगला क्लास में ये 0 से चलेगा, एकदम टेंशन लेकर नहीं जाना है, बस अगले क्लास में जितना हो सके चीजों को सोच के आइएगा। Simple harmonic motion. Let us discuss पहला about तीन SHM. स्विच, ऊपर का पहला तीन। Observe this simple pendulum. The resting position of the ball is known as mean position. One complete to and fro movement of pendulum about its mean position is known as an oscillation or vibration. Observe these points in simple pendulum. Simple pendulum oscillates about its mean position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should always be directed towards its midpoint. ये लाइन समझ में है? एक्शन मिड पॉइंट की तरफ हमेशा The रहेगा। above are the conditions for a body to be in SHM. Definition of SHM. A body is said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro along its mean position such that at any point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude. देखो तो इसका डिफिनेशन क्लियर है। इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर टू एंड फ्रो मोशन हो, आगे पीछे किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट, यही ना मीन पोजीशन है। और साथ में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर है? टुवर्ड्स द। देखो जब जा रहा है तब भी जी साइन थीटा इधर लगा था, जब आ रहा है तब भी जी साइन थीटा इधर रहेगा, इधर भी जाएगा तो जी साइन थीटा इधर रहेगा। समझ में आया? हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता रहेगा ना टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और साथ में कंडीशन ये भी है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी। अच्छा एक बात बताओ सोच के, यहाँ पे पेन को हम उछालें, ऊपर गया एमजी, हाँ एमजी कहां लग रहा है? नीचे, वापस हाथ में, फिर उछाला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अरे उछालेंगे बार बार कैच करें, एसएचएम हुआ कि नहीं? अरे इक्वल टाइम इंटरवल में कैच करें, मान लो हर 4 सेकंड में कैच कर ले रहे हैं, फिर उछाल दे रहे, फिर कैच कर रहे, एसएचएम हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना, नहीं हुआ। बोलोगे काहे? क्या कि देखो मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं तब भी नहीं हुआ। क्या कि बताओ जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है जी का वैल्यू सेम रह रहा है कि बदल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको mg कहते हैं, उसका वैल्यू सेम रह रहा है कि बदल रहा है? सेम रह रहा है ना, वो कांस्टेंट है ना। जब ये ऊपर जा रहा है तो भी जी नीचे लग रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो भी जी नीचे ही लग रहा है, लेकिन जी ही ना लग रहा है। और जबकि यहां है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन
ज्यादा होना चाहिए कंडीशन, ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। दिमाग में गया? हर ऊपर नीचे करने वाला मोशन एसएचएम फोर्स मस्ट बी वेरिएबल। दिख रहा है ना कंडीशन, हर एक पॉइंट का एक मीनिंग है, टू एंड फ्रो होना चाहिए मीन के अबाउट। और क्या है? एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब बॉल जैसे जैसे ऊपर जाता, अगर वैसे वैसे फोर्स बढ़ता, एमजी बड़ा होता जाता तो हो सकता है हो जाता, लेकिन एमजी तो कांस्टेंट है, समझा? और जबकि इसमें क्या है, जैसे दूर जा थीटा चेंज हो रहा है ना, और थीटा चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या करेगा? चेंज करेगा। और डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सेलरेशन इधर अपोजिटली डायरेक्टेड हुआ ना, ये सब कंडीशन है टू बी एसएचएम। but opposite in direction and is directed always towards the mean position. Mechanical wave, sound wave. In this example, a mechanical wave, like sound wave, propagates as a result of simple harmonic oscillations of the particles of the medium. Projection of a particle performing uniform circular motion on the circumference of the circle. फिगर में जो लिखा हुआ Makes समझ में same आ रहा है? displacement in एम्पलीट्यूड है same वो। intervals of time, t. देखो स्प्रिंग का भी जो ऑसिलेशन है वो भी एसएचएम है। स्प्रिंग का भी ऑसिलेशन कैसा है? एसएचएम। Vibrations of a tuning fork. In this example, the vibrations of a tuning fork oscillates about its mean position. That is, by the definition, its vibrations. इसमें एक फोटो देखे थे, किसका वाला भी बोलते हैं? स्प्रिंग वाला। अगला क्लास में स्प्रिंग आएगा, अगले क्लास में। तुम सोचो अगर स्प्रिंग के बारे में हम लोग सोचे, जो तुम लोग पढ़ चुके, थोड़ा स्प्रिंग पढ़ के आओगे। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, कुछ नहीं टांगे हुए हैं, ठीक? अब इसमें कुछ टांग दो, तो टांग देंगे तो क्या करेगा? स्प्रिंग कहां जाएगा? नीचे। कब तक जाएगा नीचे? नीचे एम जी, ऊपर कौन? के एक्स। तो बताओ तो मीन पोजीशन कौन हुआ? पहला पोजीशन या ये वाला पोजीशन? कौन सा पोजीशन मीन हुआ? तो बोलेंगे सर मीन पोजीशन सेकंड वाला हुआ। अगर हम यहां पर टांग दिया नेचुरल लेंथ पर, तो बताओ यहां पर टांगा तो एमजी कहां लग रहा है? नीचे। और अभी स्प्रिंग फोर्स कितना है? नेचुरल लेंथ पे है अभी, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन बताओ mg कहां लग रहा है? नीचे। और जब ये नीचे आएगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा ना, x का वैल्यू क्या करेगा? और x समझते हो ना, नेचुरल लेंथ से जो इलोंगेशन होता है, x का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और जब kx का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अरे मीन पोजीशन उसको नहीं बोलते जहां से बॉडी स्टार्ट करे, मीन पोजीशन उसको बोलते जहां पे नेट फोर्स क्या हो। तो इस पोजीशन पर mg और kx क्या हो जा रहा है? सेम। तो यहां पर स्प्रिंग, यहां पे ब्लॉक को अगर छोड़ेंगे तो यहीं के यहीं पे रहेगा। तो यहां पे मीन पोजीशन है, नेट फोर्स क्या है? 0। अब इसको यहां से अगर हम खींच दें तो बताओ, खींच देंगे mg तो नहीं बढ़ेगा, mg बढ़ जाएगा क्या? लेकिन किसका वैल्यू बढ़ जाएगा? kx। अब खींच के छोड़ेंगे तो kx बड़ा होगा, तो kx ब्लॉक को कहां खींचेगा? ऊपर। kx ब्लॉक को कहां खींचेगा? ऊपर। जैसा ही यहां पे पहुंचेगा ये फिर मीन की तरफ जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फिर कहां चल जाएगा? ऊपर। और जैसा ही ऊपर जाएगा तो kx छोटा हो जाएगा और mg बड़ा हो जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? नीचे। और इस तरह से ये ब्लॉक ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा ना। तुम थोड़ा सोच के देखो, जब ये ऊपर नीचे कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो फोर्स भी तो चेंज हो रहा है, हाँ या ना? कि फोर्स कांस्टेंट है? फोर्स चेंज हो रहा है, mg कांस्टेंट है, लेकिन kx के वैल्यू में x का वैल्यू चेंज होगा ना। तो x का वैल्यू चेंज होगा तो फोर्स भी क्या करेगा? और जितना ज्यादा दूर रहेगा x उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा x होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही बड़ा होगा।
तो अगेन ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक, तो हम क्या बोला, जितना बात बोला है अगला क्लास में, ये जो 1.25 घंटा क्लास किया हम लोग, आधे घंटे में सबको दोबारा रिपीट करेंगे। आप लोग कोशिश करके आओगे खाली, ठीक है? और क्लास एकदम मत छोड़ना। जो भी पढ़ा रहे तुम देख सकते हो कि वीडियो तो बहुत ज्यादा बुझाने वाला नहीं है। रेगुलर क्लास में क्लास करो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।